हाय, मेरे चैनल विज्ञान के क्रम पे आपका स्वागत है। मैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ शुरुआत करते हैं इंट्रो से। लिखा हुआ है, सभ्यता के प्रारंभ से ही सजीवों या सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए। यानी जब से सभ्यता शुरू हुई है, मानव सभ्यता, उसके बाद जब से जीव जंतु या विज्ञान के बारे में मानव को समझ हुई, तब से लेके अब तक बहुत सारे प्रयास किए गए हैं सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के। सबसे पहले जो जूलॉजी के फादर हैं, जिनका नाम है अरस्तू, उन्होंने प्रयास किए जंतु और पादप दोनों के वर्गीकरण के। सरल आकार के लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्या किया, सरल आकार के लक्षणों के आधार पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन एक्सपेरिमेंटों में केवल इन्होंने वर्गीकृत करने की कोशिश की। इन्होंने पादपों को और जंतुओं को वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले इन्होंने पादपों को वर्गीकृत किया। कैसे किया है ये देखिए। इसमें लिख रहा है कि पादपों को इन्होंने वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया। जंतुओं को रेड ब्लड के आधार पर या उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। तो जो प्लांट थे उनको तो वृक्ष में डिवाइड कर दिया और झाड़ी में डिवाइड कर दिया और शाक में डिवाइड किया। लेकिन जंतुओं को कैसे डिवाइड किया कि रेड ब्लड पाया जा रहा है तो ठीक है, और नहीं पाया जा रहा तो उसके हिसाब से ठीक है। जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है उनको क्या कहते हैं ये देखिए, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको देखिए। जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है उनको बोलते हैं इनेमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनेमा। लाल रक्त वाले जंतु जैसे कि जरायुज है, वह जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि गाय है, मनुष्य है, व्हेल है, अर्थात बेबी पेरस ही लाल रक्त वाले जंतु होते हैं। और इनेमा, ये यहाँ इनेमा ऊपर, बिना लाल रक्त के जंतु जैसे स्पंज, कीट और तारा मछली, ठीक है। ये ऐसे जंतु हैं जो कि इनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता, ठीक है। जंतुओं को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इनेमा में बेबी पेरस के बारे में मैंने तो बता दिया, तो ओवी पेरस के बारे में भी बताना चाहिए। अब ओवी पेरस के बारे में जान लीजिए। ओवी पेरस जंतु कैसे होते हैं? ओवी पेरस यानी कि अंडयुजी, वह जंतु जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? अंडयुग्मजी कहते हैं या फिर अंडयुजी कहते हैं। ओवी पेरस जंतु कहते हैं। जैसे सांप, बतख, छिपकली, पक्षी इसके बेस्ट उदाहरण हैं। अब बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है? ये लीनियस ने दिया था, एक ऐसा वर्गीकरण जिसमें वर्गीकरण के केवल 2 पदों का इस्तेमाल किया जाता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वंश और जाति के आधार पर ही वर्गीकरण कर देते हैं। तो ऐसा किसने किया? मिस्टर लीनियस या कैरोलस लीनियस, जो कि क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने कैसे किया क्लासिफिकेशन? प्लांट को और एनिमल को क्लासिफाइड किया। सबसे पहले प्लांट किंगडम देखते हैं। इन्होंने प्लांट किंगडम कैसे बनाया? इन्होंने जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी आदि सभी पौधों को शामिल किया प्लांट किंगडम के अंदर। तो टू किंगडम से क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम बनाया इन्होंने प्लांट का, और प्लांट में भी बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आदि प्लांटों को इंक्लूड कर लिया। अब देखते हैं हम एनिमल किंगडम कैरोलस लीनियस ने कैसे बनाया है। एनिमल किंगडम में कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप। यहाँ लिखा है एनिमल किंगडम, जंतु जगत कहते हैं हिंदी में। इसमें प्रोटोजोआ को शामिल किया, स्पंज को शामिल किया, जेलीफिश को शामिल किया, कृमियों को शामिल किया, कीटों को शामिल किया, पतंगों को शामिल किया, मॉलस्कन को शामिल किया, सरीसृप को शामिल किया, पक्षी को शामिल किया, स्तनधारी को शामिल किया। इन सब से मिला जुला के क्या बना दिया? एनिमल किंगडम। यानी कि शुरुआत इन्होंने ही कर दी। सबसे पहले प्रोटोजोआ को लिया, स्पंज को लिया, जेलीफिश को लिया, कृमि
कीट, पतंगे, मोलस्का, रेप्टाइल्स, एवेज, मैमल्स आदि को इंक्लूड करके एनिमल किंगडम तैयार कर दिया कैरोलस लीनियस ने। बिल्कुल सही। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बेस पे इन्होंने क्या तैयार किया? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बेस पे इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार किया, जैसा कि यहाँ लिखा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो तैयार किया गया है वो केवल और केवल प्लांट किंगडम को तैयार करके और एनिमल किंगडम को बनाकर ही बनाया। अब बात करेंगे हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलो थोड़ा सा जूम करते हैं और ये होगा जूम। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे आप। इसमें लिखा हुआ है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया। अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने कब दिया? 1866 में दिया। और सजीवों को प्लांट किंगडम बना दिया, सजीवों के लिए एनिमल किंगडम बना दिया। एंड एक और किंगडम की रचना की जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, कैसे बांट दिया इन्होंने? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीवों को एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में रखा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं अभी दिखाता हूँ। आगे लिखा है इन्होंने जो अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो होते हैं और यूकैरियोट जो होते हैं उन जीवों को एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में ही रख दिया, एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में ही रख दिया। ठीक है, अब एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में रखा तो ये इनकी क्लासिफिकेशन का क्या हो गया? दोष हो गया। ये इनके क्लासिफिकेशन का एक दोष है, यानी कि कमी रही। ये इनके क्लासिफिकेशन की एक बहुत बड़ी कमी रही। ठीक है, तो ये तो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा जो कि मिस्टर कैरोलस लीनियस ने दिया है। ये वैज्ञानिक हैं बहुत बड़े, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के पिता कहे जाते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन का पिता इनको ही कहा जाता है, वर्गीकी का। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं इनको, कैरोलस लीनियस को। ठीक है, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझिए। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? 1 मिनट, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने 1956 में प्रस्तुत किया था। ये दिया मतलब 1956 में जीवों को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया, 4 जगत में वर्गीकृत कर दिया। सभी जो एनिमल्स थे, सजीव जो थे, सारे के सारे सजीव जो थे, एनिमल्स नहीं कहेंगे, सारे के सारे सजीवों को कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने 1956 में 4 जगत में वर्गीकृत कर दिया या स्थापना कर दी 4 जगत की। सबसे पहला है इसमें मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम, चौथा है प्लांट किंगडम और 5वां है एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, 5वां कौन सा किंगडम बताइए? एनिमिलिया किंगडम है। साफ समझ में आ रहा है ना? 5वां कौन सा है? एनिमिलिया किंगडम। 1 मिनट, थोड़ा सा ये जो हमारी ब्रश है उसको मोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया और हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर लिया। ठीक है, और हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर लिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम को बता दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया है। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? जल्दी बताइए। अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, ये लिखा हुआ है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कॉपलैंड ने दिया है, कॉपलैंड ने। ठीक है, किसने दिया है? कॉपलैंड ने, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने। अब बात करेंगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन सभी का एक कॉम्प्लेक्स रूप है। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के बेस पे भी समझेंगे ताकि हमारी हेल्प हो सके। ठीक है, ओके। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिखा है कि सन 1969 में 1969 में R.H. व्हीटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया। ठीक है, या स्थापना की। इन्होंने अपने वर्गीकरण में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा। इन्होंने अपने वर्गीकरण में निम्न 5 बिंदुओं का ध्यान रखा।
तो पहले तो देख लेते हैं हल्का सा अर्नेस्ट हैकल को दर्शन दिखा देते हैं। अर्नेस्ट हैकल कैसे दिखते हैं, सॉरी अर्नेस्ट हैकल नहीं, रॉबर्ट हार्डलिंग व्हीटकर, इनका नाम है RH व्हीटकर। 1969 में इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इनका चेहरा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के इन्होंने 5 मुख्य खंबे स्तंभ रखे, जो कि आपके सामने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजी रूल, स्पीसीज रिलेशन। इसमें से स्पीसीज रिलेशन जो है वो आपको अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डायग्राम में मैंने 4 चीज़ों को कवर किया है, कॉम्प्लेक्सिटी सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन और इकोलॉजिकल रूल को, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। डायग्राम में ये देखिए, पहला मेरा पॉइंट यहीं से शुरू होता है इकोलॉजिकल रूल को लेकर। पहले पॉइंट पे प्रोड्यूसरों को रख रहा हूँ, फिर डीकम्पोजरों को रख रहा हूँ, फिर कंज्यूमरों को रख रहा हूँ। ये जो प्रोड्यूसर होंगे वो हमेशा ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं अपने आप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकंड पॉइंट भी आ गया। और ऑटोट्रॉपिक मतलब अपने आप भोजन बना रहे हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो कि पहली बार दुनिया में भोजन का उत्पादन करते हैं। डीकम्पोजर जो कि दूसरों से भोजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दूसरों से भोजन को कंज्यूम करते हैं। यानी कि दूसरों से भोजन को कंज्यूम करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, किस फॉर्म से करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो है दूसरे से भोजन कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन ये सड़े गले मृत पदार्थों से कंपोजन करते हैं, या फिर उस पदार्थ को, जैसे कोई भी सबस्ट्रेट जिससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो पहले से एक डेड बॉडी है, या किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी है, कोई शाखा है, कोई एनिमल से जो बहुत समय पहले मर चुका है उसको डीकम्पोज कर रहे हैं ये एनिमल, ये सजीव। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा बैक्टीरिया कर सकता है, ऐसा फंगस कर सकता है, ऐसा प्रोटोजोआ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इनको ऑटोट्रॉपिक का दर्जा बिल्कुल प्राप्त नहीं है। ये स्वयंपोषी नहीं, विषमपोषी होते हैं। कंज्यूमर भी विषमपोषी होते हैं, क्योंकि ये भोजन को कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इसमें एक चीज़ समझिए आपने, ये ऑब्जर्वेशन तरीका से भोजन को बनाते हैं, और यहाँ इंजेस्टाइन यानी कि ये पाचन करते हैं भोजन का, ये भोजन को फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये भोजन का अवशोषण कर रहे हैं, ये भोजन का पाचन कर रहे हैं। यानी कंज्यूमर भोजन का पाचन करते हैं, डीकम्पोजर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके संश्लेषण करते हैं भोजन का, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन नॉलेज मिल रही है, यूँ समझ लीजिए आपको। अब आप डायग्राम के दर्शन करिए। छोटा सा डायग्राम है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करके सारा का सारा आपको सामने दिखाई देगा। अब ये रोटेट हमने किया है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं या फिर जूम कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। 1 मिनट में आपको ये समझा दूँगा कि 2 चीज़ तो मैंने इकोलॉजिकल रूल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बता दिया। अब यहाँ आप देखेंगे एक एरो जो डेड बने हुए हैं, ये डेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और प्लांटी। डेड का मतलब है ये तीनों के तीनों किंगडम अपने आप में प्रोड्यूसर हो सकते हैं। और डेड का मतलब मोनेरा किंगडम से ऊपर तक, यानी कि देखिए अगर मैं ऐसे एक एरो खींचता हूँ यहाँ तक, ये सभी के सभी यानी कि मोनेरा किंगडम के जंतु, प्रोटिस्टा किंगडम के जंतु, प्लांटी किंगडम के जंतु सभी के सभी प्रोड्यूसर हैं। सभी के सभी क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। और इसी प्रकार मोनेरा किंगडम से प्रोटिस्टा किंगडम और यानी कि माइकोटा किंगडम जो कि कवक की दुनिया होती है, वो अपने आप में डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, भोजन को एब्जॉर्ब करके भोजन को प्राप्त करते हैं। और ये मोनेरा किंगडम के साथ साथ यानी एनिमल, प्रोटिस्टा, ये सभी जो हैं ये कैसे हैं, इधर की तरफ अगर एरो चला गया है तो ये सब कंज्यूम करते हैं भोजन को। क्या करते हैं, ये सब कंज्यूम करते हैं भोजन को। और ये प्रोटिस्टा किंगडम के जंतु भी करते हैं, मोनेरा किंगडम के जंतु भी करते हैं। वो जंतु बार बार निकल रहा है, लेकिन सजीव बोलना सही है, ठीक है। एनिमल ये कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ एक चीज़ और रहेगी समझाने के लिए। पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ये रहा, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के लिए यानी कि 4 किंगडम में आपके सामने रख दूँगा। ये सभी के सभी यानी कि ये कैसे होते हैं, ये सभी जो होते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे बताना सही है। ये सभी तो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। 3 किंगडम जिसमें से हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। और यहाँ ये दोनों किंगडम जो हैं जिसमें प्रोटिस्टा किंगडम और मोनेरा किंगडम आता है, ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों नीचे वाले यूनिसेलुलर हैं, ऊपर वाले मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ अभी मैं साथ साथ कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कौन कौन से हैं। अब देखिए एक किंगडम है मेरे पास केवल प्रोकैरियोट सेल वाला, ये रहा मोनेरा किंगडम, बैक्टीरियाओं की दुनिया, ठीक है।
यही एक ऐसा किंगडम है जिसको हम प्रोटिस्टा सेल का दर्जा दे सकते हैं, यानी सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल का दर्जा दे सकते हैं। उस बाकी सभी सेल्स को, सभी किंगडम को, यानी 4 किंगडम जो हैं, यानी कि इनमें ये आ रहा है, एक तो प्रोटिस्टा आ रहा है, प्लांटी आ रहा है, माइकोटा आ रहा है, एनिमल आ रहा है, ये सभी जो हैं अपने आप में यूकैरियोटिक सेल को रखते हैं, ठीक है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी सजीव जो होंगे वो कैसे होंगे, तो आप बोलेंगे उनकी सेल का जो टाइप है वो यूकैरियोट है। कैसा है? यूकैरियोट। क्लियर? तो ये अपने आप में 5 किंगडम प्रणाली है। एक बार और अच्छी तरह से यानी कि देख लीजिए इसको, छोटे से डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस डायग्राम में आपको अच्छी तरह से दिखाई ना दे रही हो तो मैं थोड़ा सा और दिखा देते हैं हम। आप तो दे रही है, आप दिखाई दे रही है बढ़िया तरह से। सबसे पहले यहाँ मोनेरा किंगडम, जीवाणुओं की दुनिया, प्रोटिस्टा किंगडम, यूग्लिना पैरामीशियम, जिंगर फिंगरिंग की दुनिया होती है। प्लांटी किंगडम में आप जानते हैं दुनिया के सारे पेड़ पौधे आते हैं। एनिमल किंगडम में दुनिया के सारे एनिमल्स आते हैं, जिनमें सभी पूरा का पूरा एनिमल किंगडम समाया हुआ है। फंगस में यानी फंजाई किंगडम, यानी कि माइकोटा किंगडम भी कहते हैं, सारे के सारे कवक आते हैं, दुनिया के सभी कवक आ जाते हैं इसमें, ठीक है। यही है अपने आप में 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम है ये। तो ये 5 किंगडम सिस्टम है अपने आप में, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये मिस्टर RH व्हीटकर ने दिया है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।